नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं गौरव फौजदार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम सेकंड ग्रेड की सीरीज चला रहे हैं और सेकंड ग्रेड की सीरीज में हम अब तक 3 टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। सबसे पहले टॉपिक के रूप में हमने राजनीतिक दल को पढ़ा था, उसके बाद हमने दबाव समूह पर चर्चा की और कल हमने भारतीय विदेश नीति पर चर्चा की थी। और भारतीय विदेश नीति के बारे में हमने नेहरू से लेके और मोदी तक के विदेश नीति का अध्ययन किया था। और जो 2014 से भारत के जो विदेश मंत्री हैं, वो जो एस जयशंकर थे, उनकी 2 किताबें द इंडिया वे और वाई भारत मैटर्स, 2 किताबों को हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत एवं यूएनओ और वैश्वीकरण। तो 2 टॉपिक्स को आज हम क्लियर करेंगे और इससे हमारा एक पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमने रखा था राजनीतिक दल, दबाव समूह और भारत की विदेश नीति और भारत एवं यूएनओ और वैश्वीकरण। आज भारत एवं यूएनओ और वैश्वीकरण पर चर्चा करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि हम टेलीग्राम चैनल चलाते हैं, पॉलिटिकल साइंस एकेडमी नाम से, जो आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पे मैं चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, इन सब के लिए राजनीति विज्ञान संबंधी ऑथेंटिक कंटेंट आपको प्रदान करता हूँ। और जो हम वीडियो यहाँ पढ़ेंगे उसकी पीपीटी भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी। आप अपने दोस्तों के साथ इस टेलीग्राम चैनल को और इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए। अब हम हमारे टॉपिक पर पहुँचते हैं और हम चर्चा करेंगे भारत एवं यूएनओ के बारे में। भारत एवं यूएनओ पे चर्चा करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि यूएनओ क्या है और यूएनओ की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई। यूएनओ का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। जब 1939 से लेकर 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत बहुत सारे देशों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत मौतें हुई। और हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम जब अमेरिका ने डाले, तो बहुत बड़ी आपदा के रूप में विश्व में देखा गया। और शुरू से ही प्रयास किया जा रहा था कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए कुछ ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए जिससे पूरे विश्व में शांति स्थापित की जा सके। इसका एक प्रयास भी किया गया था और वो प्रयास था 1920 में। और 1920 में प्रयास किया था, अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, और वो प्रयास किया था, एक संगठन बनाने की कोशिश की थी, लीग ऑफ नेशंस। ये संगठन उस टाइम पे स्थापित नहीं हो पाया था और उसके बाद में फिर दोबारा से प्रयास किए गए। तो लीग ऑफ नेशंस जो था वो यूएनओ का पूर्ववर्ती था, स्थापित नहीं हुआ था, परंतु उसके उद्देश्य यही थे कि एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित किया जाए जो वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने का काम करे। फिर बाद में 1939 के बाद से प्रयास चालू हुए। 1941 में सबसे पहले एक अटलांटिक चार्टर आया, जो अटलांटिक जहाज था उस पे चर्चिल जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ये दोनों बैठे हुए थे एक जहाज पे और कुछ सिद्धांत इन्होंने विकसित किए कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करेंगे। उसके बाद वाशिंगटन में कुछ देश मिले और वाशिंगटन में कुछ देशों ने एक घोषणा की कि हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करेंगे। याद रखना, वाशिंगटन घोषणा पर साइन करने वाले देशों की संख्या है 26। वाशिंगटन घोषणा के अंतर्गत कुल देशों की संख्या है 26 देश। वाशिंगटन घोषणा पे कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 26 देशों ने। एक सम्मेलन हुआ याल्टा में 1944 में। इसमें रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन, ये तीनों जो बड़े नेता हैं, रूजवेल्ट तो हैं अमेरिका के, चर्चिल हैं ब्रिटेन के और स्टालिन हैं यूएसएसआर के। इन तीनों बड़े नेताओं ने एक सम्मेलन में भाग लिया। प्रश्न ऐसे भी आरपीएससी में आ चुका है कि ऐसा कौन सा सम्मेलन है जिसमें तीनों बड़े नेताओं रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन ने भाग लिया था? वो कौन सा सम्मेलन है? याल्टा सम्मेलन। और याल्टा सम्मेलन में एक निर्णय लिया गया कि जो बड़े देश होंगे उनको एक पावर दी जाएगी, वो होगी वीटो पावर। वीटो पावर के बारे में हम और देख लेंगे आगे। वीटो पावर का निर्णय कौन से सम्मेलन में लिया गया था? याल्टा सम्मेलन। आगे जब हम बढ़ेंगे तो एक जगह है सैन फ्रांसिस्को, और सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन होता है और वो सम्मेलन होता है यूएनओ के सिद्धांतों को स्वीकार करने के लिए कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इस प्रकार से करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करेगा। और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में
भारत भी अग्रणी देश होता है जो अपने प्रतिनिधियों को भेजता है। आप डेट याद रखें, 26 जून 1945। 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में यूएनओ के चार्टर पे किए जाते हैं हस्ताक्षर। यूएनओ के चार्टर पे हस्ताक्षर होते हैं और 50 देश इस पे 26 जून 1945 को हस्ताक्षर करते हैं और ये 50 देश यूएनओ के संस्थापक देश कहलाते हैं। 51वां देश जो होता है वो होता है पोलैंड, जो इस पे हस्ताक्षर करता है। 26 जून 1945 को कितने देश हस्ताक्षर करते हैं? 50 देश। 51वां देश है पोलैंड। अब हमारे जो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है वो है भारत और यूएनओ। तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जो यूएन का चार्टर जब हस्ताक्षर हो रहे हैं तो भारत की तरफ से कौन है और कौन प्रतिनिधि भारत की तरफ से शामिल हुए हैं। तो 3 प्रतिनिधि सैन फ्रांसिस्को में भारत की तरफ से शामिल हुए थे। अब अच्छे से उनका नाम याद रखें। आरपीएससी में ये प्रश्न पूछा हुआ है कि भारत की ओर से सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए। पहला जो नाम है वो है रामास्वामी मुदालियर। दूसरा जो नाम है वो है बीटी कृष्णामाचारी और तीसरा जो नाम है वो है फिरोज खां नून। देखिए ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी का आया हुआ प्रश्न है कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएन चार्टर पे हस्ताक्षर करने के लिए भारत के कौन से प्रतिनिधि थे। 3 प्रतिनिधि थे। पहले थे रामास्वामी मुदालियर, दूसरे थे बीटी कृष्णामाचारी, तीसरे थे फिरोज खां नून। चूंकि भारत एवं यूएनओ है, आप अच्छे से पढ़ें कि भारत के प्रतिनिधि कौन थे। अब हम आगे बात करेंगे कि भारत के क्या योगदान यूएनओ में रहे और भारत की क्या गतिविधि यूएनओ में रही थी। भारत की गतिविधियों की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे 1946 में। भारत स्वतंत्रता से पहले ही अफ्रीका की एक समस्या को लेकर यूएनओ में गया। जैसे ही यूएनओ स्थापित हुआ था उसके तुरंत बाद भारत एक रंग भेद की समस्या को, और ये रंग भेद की समस्या कहाँ की थी? रंग भेद की समस्या थी अफ्रीका की। तो भारत प्रथम देशों में था जिसने अफ्रीका की रंग भेद की समस्या को यूएनओ में दिखाया था और रंगभेद के ऊपर काफी विरोध यूएनओ में भारत के द्वारा किया गया। दूसरा, जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो कश्मीर का मुद्दा यूएनओ में पहुंचा और यूएनओ में जैसे ही कश्मीर का मुद्दा पहुंचा, भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देश बने थे और कश्मीर के ऊपर भारत और पाकिस्तान में विवाद हो गया था। कबायलियों ने पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में आक्रमण कर दिया था। तो इस मुद्दे को जैसे ही यूएन में पहुंचा तो यूएनओ ने एक पर्यवेक्षक समूह की भी स्थापना की थी और वो 5 देशों का पर्यवेक्षक समूह भी था और एक 2-3 मिशन जो भेजे थे उनको आप बहुत ध्यान से देख लेना। एक तो ग्राहम मिशन है और एक मिशन है डिक्सन मिशन। ग्राहम मिशन और डिक्सन मिशन किससे संबंधित हैं? कश्मीर समस्या को लेकर यूएन के भेजे हुए प्रतिनिधि हैं। तो यूएन ने जो प्रतिनिधि भेजे थे ग्राहम, डिक्सन, ये जो मिशन थे ये कौन सी समस्या से संबंधित थे? कश्मीर समस्या से संबंधित। 1953 में क्या हुआ? 1950 में कोरिया जो 2 हैं, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, कोरिया में एक गृह युद्ध हो गया और कोरिया में अफ्रीका यूएनओ को शांति सेना भेजनी थी और 1953 में सबसे पहले कोरिया ने क्या भेज दी? कोरिया में भारत ने क्या भेजी? शांति सेना। तो जैसे ही शांति सेना की जरूरत पड़ी और 1953 में भारत ने क्या भेज दी? कोरिया में शांति सेना। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1960 में भारत उपनिवेशवाद से पीड़ित रहा और भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत था कि हम उपनिवेशवाद का विरोध करेंगे और यूएनओ में भी भारत ने यही कंटिन्यू रखा कि हम उपनिवेशवाद का विरोध करेंगे। तो एक यूएनओ ने एक समिति बनाई, उस समिति को शॉर्ट में बोलते हैं हम C40 समिति और ये वर्ष थी 1960। 1960 में जो C40 समिति यूएनओ ने बनाई उसका पूरा नाम था उपनिवेशवाद विरोधी समिति और ऐसी पहली समिति थी। भारत इस समिति का बनाया गया अध्यक्ष। भारत कौन सी समिति का अध्यक्ष बनाया गया? C40 समिति या उपनिवेशवाद विरोधी समिति। कब बनी थी? 1960 में।
ये कुछ महत्वपूर्ण है, इसको आप बहुत अच्छे से देखें। पहले 1946 में रंगभेद की समस्या अफ्रीका को लेके, 1947 में कश्मीर मुद्दा, ग्राम मिशन, डिक्सन मिशन। अगला 1953 में कोरिया में शांति सैनिक। अगला 1960 में उपनिवेशवाद विरोधी समिति या C40 समिति। अगला जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि भारत के कुछ प्रमुख नाम हैं जो यूएनओ में कुछ ना कुछ पदाधिकारी रहे हैं या बड़े पद पे रहे हैं। पहला नाम है रामास्वामी मुदालियर। यूएनओ के जो अंग हैं उनमें एक अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं इकोसॉक। इसको क्या है पूरा नाम? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इकोसॉक के जो सबसे पहले अध्यक्ष थे वो थे रामास्वामी मुदालियर, भारत के थे। इकोसॉक के पहले अध्यक्ष थे, नाम क्या था? रामास्वामी मुदालियर। दूसरा नाम है हंसा मेहता। हंसा मेहता बहुत बड़ा नाम है। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई और मानवाधिकारों की घोषणा में लिख रखा था सभी पुरुषों के लिए, और हंसा मेहता ने सजेस्ट किया कि इसको सभी पुरुषों ना करके इसको किया जाए सभी मनुष्यों के लिए। तो मानवाधिकार के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम, एक संशोधन प्रस्ताव पेश किया था यूएनओ में, और वो कौन थी? हंसा मेहता। अगला नाम है विजयलक्ष्मी पंडित। 1953 और 1953 में यूएनओ का एक सत्र था और वो सत्र था 9वां सत्र, और यूएनओ के 9वें सत्र की 1953 में अध्यक्षता की विजयलक्ष्मी पंडित ने। यूएनओ के सत्रों की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला हैं विजयलक्ष्मी पंडित, जो भारत से हैं। इन्होंने कब की है? 1953 में। कौन से सत्र की है? 9वें सत्र की। अगला नाम है चिन्मय रजनीनाथ, और चिन्मय रजनीनाथ जो हैं वो रामास्वामी मुदालियर की तरह किसके? इकोसॉक के। पूरा क्या नाम है इकोसॉक का? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इकोसॉक के अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं अब तक? रामास्वामी मुदालियर और चिन्मय रजनीनाथ। इन दोनों नामों को बहुत अच्छे से याद रखें आप। 4 नाम अब तक हमने पढ़े हैं। रामास्वामी मुदालियर इकोसॉक के अध्यक्ष, हंसा मेहता मानवाधिकारों में संशोधन प्रपोज करने वाली महिला, सभी पुरुषों के स्थान पर सभी मनुष्य किया। तीसरा नाम है विजयलक्ष्मी पंडित, 1953 में 9वें सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला जो भारतीय थी। और चौथा नाम हमने पढ़ा चिन्मय रजनीनाथ, जो कि इकोसॉक के अध्यक्ष रहे हैं। अगला जो नाम है वो है BR सेन। BR सेन जो हैं वो FAO, जो कि खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसका मुख्यालय रोम में है। FAO खाद्य एवं कृषि संगठन, FAO के अध्यक्ष कौन रहे हैं? BR सेन। BR सेन का नाम आप याद रखें, FAO के अध्यक्ष रहे। इसके बाद है BN राव, नगेंद्र सिंह, दलवीर भंडारी। ये जो तीनों नाम हैं ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, जो UN का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है उसमें न्यायाधीश रहे। देखो जो हमने अब तक नाम पढ़े हैं उनको एक बार फिर रिवाइज कर लें। रामास्वामी मुदालियर इकोसॉक के अध्यक्ष रहे। हंसा मेहता मानवाधिकार सभी मनुष्यों के लिए कहने वाली। विजयलक्ष्मी पंडित 1953 में 9वें सत्र की अध्यक्षता करने वाली महिला। चिन्मय रजनीनाथ इकोसॉक के अध्यक्ष। अगला है BR सेन खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अध्यक्ष। BN राव, नगेंद्र सिंह, दलवीर भंडारी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रहे। अगला जो हम बात करेंगे, अगली बात करेंगे हम संयुक्त राष्ट्र की जो शांति सेना होती है उसको बोलते हैं हम UNPKF। UNPKF में भारत का क्या योगदान रहा है और क्या योगदान नहीं रहा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि शांति सेना भेजने वालों में भारत 5वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा नंबर है भारत का? 5वां। और टोटल अब तक यूएनओ के जो 71 मिशन है, 71 मिशनों में से कितने मिशनों में भाई? 49 मिशनों। कितने मिशनों में सेना भेजी है भारत ने? 49 मिशनों में। टोटल यूएनओ ने मिशन भेजे 71, और 71 मिशनों में से 49 मिशनों में भारत ने अपनी शांति सेना भेजी है।
सबसे पहले भारत ने शांति सेना भेजी 1953 में, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। कहाँ भेजी थी? कोरिया में। सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल बनता है यूएनओ के अंदर से, जो मुझे लगता है कि इस बार पेपर में आ सकता है, वो है 2007 की घटना। और 2007 में क्या हुआ? भारत ने शांति सेना भेजी, और वो शांति सेना भेजी थी लाइबेरिया में। इस शांति सेना की सबसे मुख्य जो विशेषता थी कि 2007 में पहली महिला शांति सैनिक, मतलब 2007 में पहली बार यूएनओ में महिला शांति सेना भेजने वाला कौन सा देश है? भारत। और कहाँ भेजी है? लाइबेरिया में। और एक बार ही नहीं, अब तक लाइबेरिया में 9 बार भारत महिला शांति सेना भेज चुका है। 2007 में पहली बार भेजी थी, और 2007 से अब तक 9 बार लाइबेरिया में भारत शांति सेना भेज चुका है। और आप याद रखें, पहली बार महिला शांति सेना भेजने वाला देश कौन सा है? भारत। कब भेजी है? 2007 में। पहली बार कहाँ भेजी थी? कोरिया में। कौन से नंबर का देश है? 5वें नंबर का। कितने मिशनों में भारत भेज चुका है? 49 में। टोटल कितने में से? 71 में से। आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सुरक्षा परिषद की सदस्यता और भारत के बारे में, कि भारत और सुरक्षा परिषद का क्या है। देखो, सुरक्षा परिषद में जब स्थापना हुई यूएनओ की, तो सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्यों की संख्या थी 10, जिसमें से 5 तो स्थायी सदस्य थे और 5 अस्थायी सदस्य थे। और अस्थायी सदस्यों का 2 वर्ष के लिए निर्वाचन किया जाता है। और स्थायी सदस्य जो हैं वो पहले से ही फिक्स हैं। वो हैं रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन और ब्रिटेन। ये जो 5 देश हैं ये स्थायी सदस्य के रूप में हैं। और इन जो 5 सदस्यों का है वो महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए निर्वाचन होता है। अब हुआ क्या? 1965 की तारीख आई, और 1965 में ये जो सदस्य संख्या थी ये 10 से बढ़ाकर 15 कर दी। 1965 में सदस्य संख्या 10 से बढ़ाकर 15 कर दी, और 15 सदस्यों में 5 तो स्थायी सदस्य रखे और 10 अस्थायी सदस्य कर दिए। अब बात मेन जो है वो यहाँ है, ये है कि भारत क्या अस्थायी सदस्य रहा है या नहीं रहा। तो मैं आपको बता दूं कि भारत अब तक 8 बार यूएनएससी मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है। अब वो वर्ष कौन कौन से हैं आप वो भी याद रखें। सबसे पहले भारत रहा था 1950 से 51, उसके बाद रहा था 1967 से 68, उसके बाद रहा था 1972 से 73, उसके बाद रहा था 1977 से 78, उसके बाद रहा 1984 से 85, उसके बाद रहा 1991 से 92, और उसके बाद रहा 2011 से 12, और उसके बाद रहा है भारत 2021 से 22। ये 8 बार जो यूएनओ का सदस्य रहा है वो भारत अस्थायी सदस्य रह चुका है। आप इन वर्षों को भी याद रखें, 1950, 67, 72, 77, 84, 91, 2011 और 2021। 8 बार भारत यूएनओ का अस्थायी सदस्य रह चुका है। अब भारत एक मांग करता है सुरक्षा परिषद में कि जो ये स्थायी सदस्य हैं इनको वीटो पावर प्राप्त है, और जो विकासशील जो देश हैं उनको कोई पावर प्राप्त नहीं है वहां पे। तो ये जो देश हैं वो यूएन में जो सुरक्षा परिषद है उसमें सुधार की मांग करते हैं। अब भारत किस बेसिस पे मांग करता है कि भाई हम 1947 में ना तो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था थे, ना इतना बड़ा हमारा लोकतंत्र था,
अब हम एक विकसित देश के रूप में उभरते जा रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था भी काफी मजबूत हो चुकी है। तो सुधार की मांग के रूप में भारत कहता है कि हमारे पास युवा आबादी बहुत है, हम बड़े लोकतंत्र हैं, हम बड़ी अर्थव्यवस्था है, और इन सब आधारों पे जो भारत है वो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करता है। आपको याद रखने की चीज है कि भारत कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य रहा है? 8 बार। कौन कौन सी साल? 1950, 67, 72, 77, 84, 91, 2011, 2021। और जो आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम चर्चा करेंगे मोदी और यूएनओ। जो वर्तमान समय में यूएनओ के साथ हमारे क्या संबंध है और मोदी ने हमारे क्या किया है यूएनओ के साथ। 2014 में मोदी बने भारत के प्रधानमंत्री, और मोदी ने एक काम किया कि वो सॉफ्ट पावर पे ज्यादा बल देते थे, और 2014 में उन्होंने यूएन में एक प्रस्ताव रखा, और प्रस्ताव रखा कि 21 जून को हम योग दिवस मनाएंगे, और यूएन ने प्रस्ताव स्वीकार किया, और 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाने की? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की। अच्छा, ऐसी घटना पहले और भी हो चुकी है, आप याद रखना। 2007 में यूएनओ ने घोषणा की थी कि 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 2 दिवस हैं, 2 दिवसों को आप याद रखें। 2007 में तो घोषणा हुई कि 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाएगा, और 2014 को घोषणा हुई कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। दूसरी चीज जो मोदी के कार्यकाल में हुई कि भारत ने एक रिपोर्ट पेश करना शुरू किया। भारत पहला देश था जिसने अपने लेवल पे यूएन में रिपोर्ट पेश की, और वो थी 2017 में। और 2017 में एक रिपोर्ट पेश की थी, राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट। तो राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट पेश करने वाला भारत पहला देश था। तो कौन सा देश था भारत? पहला देश। कौन सी साल में राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट पेश की थी? 2017 में। 2020 में यूएनओ को 75 साल हुए, और यूएनओ में एक सम्मेलन हुआ, उसकी थीम थी UN@75। और UN@75 में किस प्रधानमंत्री ने भाग लिया? मोदी ने भाग लिया, और एक भाषण भी दिया था। उस भाषण में यूएनओ की विशेषताओं और आतंकवाद को समाप्त करने जैसे मुद्दे मोदी ने यहाँ रखे थे। हमने यूएनओ के बारे में पढ़ा, और यूएनओ में हमने बेसिकली 2-3 चीजों के बारे में पढ़ा है। यूएनओ में सबसे पहले पढ़ा हमने यूएनओ की स्थापना कैसे कैसे हुई, फिर उसके बाद पढ़ा हमने भारत का यूएनओ में क्या क्या किन किन जगहों पे 1946 हो, 1960 हो, 1953 हो, क्या भारत का योगदान रहा है। उसके बाद हमने यूएनओ में भारत के जो कुछ पदाधिकारी रहे हैं उनके बारे में चर्चा की थी। उसके बाद हमने भारत एवं सुरक्षा परिषद में क्या सुधार होने चाहिए और क्या सुधार नहीं होने चाहिए, इनके बारे में चर्चा की। भारत कब सुरक्षा परिषद का सदस्य रहा है? बड़ा टॉपिक है, हम चाहें तो इसको और भी बड़ा कर सकते हैं, पर हम चाह रहे हैं कि सेकंड ग्रेड के हिसाब से और आपके पेपर को देखते हुए, जल्दी पेपर है, वही चीज यहाँ की जाए कि आपके पेपर में जो रिलेवेंट हो। कोशिश रहेगी कि यहाँ से आपको भारत एवं यूएनओ के अंदर एक प्रश्न आपको मिल जाए। अगला जो टॉपिक है वो है वैश्वीकरण, और हमने जो एक पार्ट रखा था उसमें ये लास्ट टॉपिक बनता है वैश्वीकरण। तो आगे हम चर्चा करेंगे वैश्वीकरण के ऊपर। आगे जो हमारी चर्चा होगी वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को इंग्लिश में कहते हैं हम ग्लोबलाइजेशन। देखिए, हम ग्लोबलाइजेशन की चर्चा बहुत ही सीमित शब्दों में और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड करेंगे। 1991 में एक घटना होती है, और होता क्या है, 1991 में शीत युद्ध का हो जाता है अंत, और शीत युद्ध के अंत के बाद एक ध्रुव विश्व में वर्चस्व की ओर जाता है, और एक प्रवृत्ति सामने आती है
यूएसए जो है उसका वर्चस्व आता है, अमेरिकी वर्चस्व आता है और अमेरिका पूरी तरह हावी हो जाता है विश्व पे। हम जानते हैं अमेरिका की जो विचारधारा है वो पूरी की पूरी पूंजीवादी विचारधारा हावी हो जाती है, और पूंजीवादी विचारधारा जब हावी होती है तो बहुत सारे लेखक और बहुत सारे कार्य हमारे सामने होते हैं। और ग्लोबलाइजेशन का जो अर्थ है वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन होता है प्रवाह, और किस चीज का प्रवाह? वस्तु का, लोगों का, मुद्रा का, के एक कोने से विश्व के दूसरे कोने में इन सब चीजों का प्रवाह हो जाए। और ये जो प्रवाह होता है ये कौन सी विचारधारा में सबसे ज्यादा संभव होता है? पूंजीवादी विचारधारा में। तो सीधी सीधी वैश्वीकरण की जो समर्थन करने वाली विचारधारा है वो है पूंजीवादी विचारधारा। और जब 1991 में पूंजीवादी विचारधारा ज्यादा हावी हो जाती है तो निश्चित रूप से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलना ही मिलना है। तो बहुत सारे विचारक सामने आते हैं, उनमें कुछ जो बड़े नाम है उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा जो नाम है इसमें वो आता है अमेरिका का एक विद्वान है और उसका नाम है फ्रांसिस फुकुयामा। और फ्रांसिस फुकुयामा एक लेख लेकर आता है और वो लेख है, उसका नाम है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। ये आता है 1992। फ्रांसिस फुकुयामा एक किताब लिखता है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, और इसमें ये कहता है कि पूंजीवाद अब विश्व में हावी हो गया है और पूंजीवाद ने अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर दी है और अब वैश्वीकरण का काम होगा। तो इस लेख को आप याद रखें। किसकी किताब है ये? एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, फ्रांसिस फुकुयामा की। फुकुयामा की जब ये किताब आती है तो इसके विरोध में काफी लेख आते हैं। उन लेखों को और किताबों को हम सीधे पढ़ेंगे। सीधा सीधा आरपीएससी से प्रश्न इन किताबों और लेखों से संबंधित ही आता है। वैश्वीकरण का अर्थ आप समझ गए होंगे। वैश्वीकरण का अर्थ है प्रवाह, वस्तु का हो, लोगों का हो, मुद्रा का हो, लोगों की आवाजाही एक जगह से दूसरी जगह तक हो, वस्तुओं की आवाजाही एक जगह से दूसरी जगह तक हो, उनको उसको कहते हैं हम वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण को जो सबसे ज्यादा समर्थित करने वाली विचारधारा है वो है पूंजीवादी। और जैसे ही अमेरिकी वर्चस्व आया, एक लेखक हैं फ्रांसिस फुकुयामा, उन्होंने किताब लिखी द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। कुछ किताबों की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ और उन किताबों को आप बहुत अच्छे से देख लें। एक आते हैं सैमुअल पी हंटिंगटन, और सैमुअल पी हंटिंगटन कहते हैं कि हालांकि पूंजीवादी विचारधारा ने अब श्रेष्ठता साबित कर दी हो, परंतु अब जो संघर्ष होंगे वो दूसरे संघर्ष होंगे। और ये किताब लिखते हैं, उस किताब का नाम है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। मतलब अब जो संघर्ष होंगे वो किसके होंगे? इसकी हिंदी है सभ्यताओं का संघर्ष। ये बताते हैं कि अब विश्व में 8 से 9 सभ्यताएं हो जाएंगी और 8 से 9 सभ्यताएं आपस में क्या करेंगी? संघर्ष करेंगी। ठीक है। एंड ऑफ हिस्ट्री फ्रांसिस फुकुयामा, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन सैमुअल पी हंटिंगटन। एक लेखक हैं और उन लेखक का नाम है फरीद जकारिया। फरीद जकारिया कहते हैं कि 2001 में जैसे ही अमेरिका पे हमला होगा तो एंड ऑफ हिस्ट्री का भी एंड हो जाएगा। तो इनकी टर्मिनोलॉजी आप याद रखिए, द एंड ऑफ हिस्ट्री। के एंड ऑफ हिस्ट्री का भी एंड जब हो जाएगा तो उसके बारे में कौन कहते हैं? फरीद जकारिया। एक बहुत बड़ा नाम है वैश्वीकरण के ऊपर। अगला जो महत्वपूर्ण नाम है वो है रॉबर्ट कागान। और रॉबर्ट कागान एंड ऑफ हिस्ट्री के अलावा एक शब्द देते हैं और वो शब्द है रिटर्न ऑफ हिस्ट्री। ये कहते हैं कि इतिहास अपने आप को वापस दोहराएगा। और ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में ये एक शब्दावली देते हैं, रॉबर्ट कागान की शब्दावली को याद रखिए आप, रिटर्न ऑफ हिस्ट्री। अब देखो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर कुछ कमेंट हैं और वो भी हमको पता होनी चाहिए।
एक है जॉर्ज रिट्जर की। जॉर्ज रिट्जर कहते हैं कि जो ये ग्लोबलाइजेशन है इसका मतलब है कि पूरे विश्व का मैकडोनाल्डाइजेशन। याद रखिए आप, क्या नाम है? मैकडोनाल्डाइजेशन। वैश्वीकरण को मैकडोनाल्डाइजेशन की संज्ञा कौन देते हैं? जॉर्ज रिट्जर। प्रश्न आया हुआ है आरपीएससी में कि मैकडोनाल्डाइजेशन की संज्ञा कौन देते हैं? जॉर्ज रिट्जर देते हैं। पहले प्रश्न ये आया हुआ है और इसको ध्यान से देखें, 2 से 3 बार ये प्रश्न आया हुआ है आरपीएससी में। अगला जो है केनिची ओहमे। केनिची ओहमे का भी बहुत अच्छा वो है कि वैश्वीकरण जो है उससे वर्ल्ड इज फ्लैट, कि वर्ल्ड जो है वो पूरा का पूरा सपाट हो गया है वैश्वीकरण के बाद में। तो वर्ल्ड इज फ्लैट की संज्ञा किसने दी है वैश्वीकरण को? केनिची ओहमे। बहुत अच्छे से इन नामों को याद रखें। मैकडोनाल्डाइजेशन 2 से 3 बार आरपीएससी ने पूछा है और उसका सही आंसर है जॉर्ज रिट्जर। अच्छे से आप याद रखें। और वर्ल्ड इज फ्लैट को किसने कहा है? केनिची ओहमे। एक है थॉमस फ्रीडमैन, इनका भी बहुत अच्छा वो है वैश्वीकरण के नाम में, और इन्होंने कहा है वैश्वीकरण को टाइम स्पेस कंप्रेशन, और इसको अगर हिंदी में करेंगे हम समय स्थान संपीड़न। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पेपर में आ चुका है, एंड ऑफ हिस्ट्री पेपर में आ चुका है, मैकडोनाल्डाइजेशन पेपर में आ चुका है, टाइम स्पेस कंप्रेशन पेपर में आ चुका है। कि किसने वैश्वीकरण को समय स्थान संपीड़न कहा है? थॉमस फ्रीडमैन। आप याद रखें अच्छे से। एक है रॉबर्टसन। रॉबर्टसन ने बहुत अच्छी शब्दावली का एक प्रयोग किया है और ये वैश्वीकरण को एक शब्द देते हैं और वो शब्द है ग्लोबलाइजेशन। क्या वैश्वीकरण जो है वो ग्लोबलाइजेशन ना होके ग्लोबलाइजेशन है, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि यहाँ इसमें थिंक ग्लोबल और एक्ट लोकल। इसका पूरा नाम भी पूछ सकते हैं कि रॉबर्टसन ग्लोबलाइजेशन का पूरा नाम क्या बताते हैं? थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। अब तक हमने 4-5 नाम पढ़े हैं। एक तो है फ्रांसिस फुकुयामा, एंड ऑफ हिस्ट्री, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन सैमुअल पी हंटिंगटन, एंड ऑफ हिस्ट्री फरीद जकारिया, रिटर्न ऑफ हिस्ट्री रॉबर्ट कागान, मैकडोनाल्डाइजेशन जॉर्ज रिट्जर, वर्ल्ड इज फ्लैट केनिची ओमे, टाइम स्पेस कंप्रेशन थॉमस फ्रीडमैन, और ग्लोबलाइजेशन रॉबर्टसन। सेकंड ग्रेड के हिसाब से ये शब्दावली वैश्वीकरण के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और आज जो हमने किया है वो पहले हमने भारत एवं यूएनओ के बारे में पढ़ा, यूएनओ की स्थापना कैसे हुई, भारत का क्या योगदान है सुरक्षा परिषद और भारत के बारे में पढ़ा, भारत के लोगों का क्या योगदान है। फिर उसके बाद हमने वैश्वीकरण से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजीज का जो पेपर में पहले आ चुकी हैं उनके थिंकर्स के बारे में बताया और वैश्वीकरण के अर्थ के बारे में समझा। अगली जो हम वीडियो पढ़ेंगे उसमें हम अब संविधान के पार्ट पर जाएंगे, जिसमें हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संविधान की विशेषताएं जिनको हम प्रस्तावना के थ्रू समझेंगे, उस पार्ट पे हम जाएंगे। इस पार्ट से पूरे के पूरे से लगभग 5 से 6 प्रश्न जो आज तक वीडियो हुई हैं, इन 4 वीडियो से 5 से 6 प्रश्न अब तक आरपीएससी में आते आए हैं। समय का आपके पेपर को देखते हुए ध्यान रखा गया है, आप अच्छे से करें। आपके जो भी दोस्त हैं उन तक आप शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आगे आपसे सहयोग के द्वारा ही हम आगे और अच्छे से काम कर पाएंगे और आपको नोट्स वगैरह टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है पॉलिटिकल साइंस एकेडमी बाय गौरव फौजदार। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस पे हम राजनीति विज्ञान से, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड से हैं, चाहे आप सेकंड ग्रेड से हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम रिलेवेंट और ऑथेंटिक मैटर आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। और जो इस यूट्यूब चैनल पे हमारे जो पॉलिटिकल साइंस एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है, इसकी जो भी लिंक जो होंगी वो सीधे चैनल में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी जैसे ही वीडियो होगी। आप अपना साथ बनाए रखें। आगे हम फिर मिलेंगे जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद।